नमस्कार, विदर्भ की बात वीकेबी न्यूज के दोपहर के प्राइम टाइम में आपका स्वागत है। तो रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। नागपुर के सेंट्रल एवेन्यू रोड स्थित गीतांजलि चौक पर सोमवार तड़के एक व्यक्ति पर चलाई गई गोली। 2 राउंड फायर करने वाले आरोपी सीसीटीवी में हुए कैद। हमले में मौसिम नामक अपराधी गंभीर घायल। नागपुर में आज से रात 10 बजे तक शुरू रहेंगे होटल, रेस्टोरेंट और बार। महानगर पालिका ने जारी किए नए निर्देश। नागपुर में हत्याओं का दौर जारी। बदला लेने के लिए साथियों ने किया एक गुंडे का गेम। हत्या कर शव को कन्हान नदी में फेंका। 3 आरोपी गिरफ्तार। और अब शहर बस यात्रियों के लिए वाटर एटीएम की महाराज बाग बस स्टॉप पर शुरुआत। कम दामों पर मिलेगा पीने का मिनरल पानी। और अब खबरें विस्तार से। नागपुर के तहसील पुलिस स्टेशन के अंतर्गत सोमवार तड़के एक मौसिम नामक व्यक्ति पर कुछ अज्ञात हमलावरों ने 2 गोली के राउंड फायर करने की घटना सामने आ रही है, जिसमें एक गोली लगने से मौसिम गंभीर घायल हो गया है। घायल मौसिम भी आपराधिक प्रवृत्ति में लिप्त बताया जा रहा है, जिसके कारण इस हमले को पुरानी रंजिश से जोड़ा जा रहा है। गोली चलाने की घटना की आखिर वजह क्या थी, इसका पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस घटना में भागते हुए आरोपियों के सीसीटीवी फुटेज सामने आए हैं। घटना मोमिनपुरा के समीप गीतांजलि टॉकी चौक की बताई जा रही है, जिसमें 5 आपराधिक अज्ञात हमलावरों ने सुबह 5 बजे मौसिम नामक व्यक्ति पर आत्मघाती हमला कर दिया, जिसमें 2 गोली चलाई गई, जिसमें से एक गोली मौसिम के जांघ में लगने की जानकारी बताई जा रही है। सभी आरोपी 2 राउंड फायर कर भाग निकले, जबकि घायल मौसिम को मेयो अस्पताल में भर्ती किए जाने की जानकारी बताई जा रही है। आपसी दुश्मनी के कारण ये हमला किए जाने का कयास भी लगाया जा रहा है, जबकि इस मामले में घायल मौसिम आपराधिक प्रवृत्ति से जुड़ा होने की जानकारी पुलिस विभाग द्वारा दी जा रही है, जबकि इस पूरे हमले की जाँच तहसील पुलिस कर रहा है। नागपुर जिले में कोरोना मरीजों की संख्या कम होने के बाद भी प्रशासन द्वारा व्यापारियों को राहत नहीं दी जा रही थी। विविध संगठनों के विरोध और कोर्ट जाने की चेतावनी के बाद प्रशासन ने राहत प्रदान की है, जिसके तहत अब होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार को रात 10 बजे तक शुरू रखने की अनुमति दे दी है। ये आदेश सोमवार से लागू हो जाएंगे। रविवार की देर रात मनपा आयुक्त राधाकृष्णन बी द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, फूड कोर्ट और बार रात 10 बजे तक शुरू रह सकेंगे, जबकि होम डिलीवरी रात 11 बजे तक की जा सकेगी। यह आदेश सप्ताह के सभी दिनों के लिए लागू रहेगा। प्रशासन द्वारा रविवार की भी पाबंदी हटा दी गई है। वहीं पुराने नियम की तरह ही दुकानें, मॉल्स रात 8 बजे तक खुले रहेंगे। इस नए आदेश से होटल व्यवसाय से जुड़े व्यापारियों ने राहत की सांस ली है। उल्लेखनीय है कि होटल व्यवसायियों ने रात 10 बजे तक की अनुमति के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का निर्णय लिया था। रात की मिली राहत के बाद एक बार फिर व्यवसाय पटरी पर आ सकेगा। इसके अलावा स्कूल, कॉलेज और धार्मिक स्थलों को पुराने नियम के अनुसार ही बंद रखा गया है। नमस्कार दोस्तों, मैं अश्विन प्रकाश मेहडिया, प्रेसिडेंट नाग विदर्भ चैम्बर ऑफ कॉमर्स नागपुर से। दोस्तों, ये वीडियो मैं आज देर रात 8 अगस्त 2021 को जारी कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, अभी तकरीबन 8 अगस्त को 12:15 बजे हमारे म्युनिसिपल कमिश्नर माननीय राधाकृष्णन बी जी का एक ऑर्डर आया। सर्वप्रथम मैं हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री उद्धव जी ठाकरे का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। साथ ही साथ मैं हमारे पालक मंत्री श्री नितिन राउत जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्हीं के साथ हमारे माननीय महापौर श्री दयाशंकर जी तिवारी, मैं इनका भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने हमारी बातें मानी और व्यापार करने की हमको मोहलत और सुविधा प्रदान करी। दोस्तों, आज के ऑर्डर जो आया है अभी रात को, ये 9 अगस्त यानी कल सोमवार से लागू रहेगा। इस ऑर्डर के मुताबिक सभी प्रकार की दुकानें, एसेंशियल, नॉन एसेंशियल दुकानें, मॉल के अंदर की, ये सारी की सारी दुकानें रात को 8 बजे तक चालू रहेंगी। ड्रामा थिएटर, सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस ये बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट 50% कैपेसिटी के साथ रात को 10 बजे तक चालू रहेंगे। साथ ही साथ 11 बजे तक वो होम डिलीवरी, टेक अवे, ये सब सुविधा दे सकेंगे। पब्लिक प्लेसेस, गैदरिंग, ओपन ग्राउंड, वॉकिंग, एक्सरसाइज ये रेगुलर के लिए चालू रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज और सरकारी ऑफिस 100% क्षमता के साथ रेगुलर चालू रहेंगे।
गैदरिंग, सोशल, कल्चरल और पॉलिटिकल एंटरटेनमेंट ये 50 लोगों के लिए मैक्सिमम 3 घंटे में करना है और इसका समय 8 बजे तक रहेगा। इसी प्रकार मैरिजेस भी 50 लोगों के लिए 8 बजे तक 3 घंटे के अंदर, शाम को 8 बजे तक करना है 3 घंटे के अंदर जो भी है। फ्यूनरल में मैक्सिमम 20 लोग के लिए कहा गया। पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स और इंडस्ट्रीज रेगुलर रहेगी, इसमें किसी भी प्रकार की कोई बाधा नहीं रहेगी। जिम, सलून, स्पा, वेलनेस सेंटर, ब्यूटी पार्लर ये सब रात 8 बजे तक चालू रहेंगे विदाउट एसी। इनको एयर कंडीशन चालू करने की मनाही रहेगी। स्कूल, कॉलेजेस और अदर इंस्टीट्यूट क्लोज रहेंगे। इसके लिए राज्य सरकार का एजुकेशन डिपार्टमेंट से सेपरेट ऑर्डर आएगा, उसके मुताबिक जो भी रहेगा वो चालू रहेगा। कोचिंग क्लासेस को 50% क्षमता के साथ 8 बजे तक चालू रखने की, शाम को 8 बजे तक चालू रखने के लिए कहा गया है। ये तकरीबन पिछले पूरे पैंडेमिक से ये लोग बंद थे, कोचिंग क्लासेस वाले, इनको काफ़ी राहत मिलेंगी। धार्मिक स्थान अभी बंद रहेंगे। और दोस्तों मैं आप सबसे भी एक बात कहना चाहता हूँ, अभी जिस प्रकार से कल नागपुर शहर में 7 तारीख को एक भी केस नहीं था, 0 था, तो काफ़ी मैसेजेस, काफ़ी फ़ोन आए। भाई की हत्या का बदला लेने के लिए एक युवक ने साथियों की मदद से मोमिनपुरा के गुंडे इब्राहिम खान उर्फ छोटे नबी की हत्या कर उसके शव को कन्हान नदी में फेंक दिया। 2 दिन बाद इस वारदात का खुलासा हुआ है। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मृतक इब्राहिम खान उर्फ छोटे नबी खान बोरियापुरा मोमिनपुरा निवासी है। आरोपी सोनू उर्फ इमरान अली अहमद अली, शमी टाइगर अंसारी गरीब नवाज नगर तथा रफीक राशिद शाह कामटी निवासी बताया जा रहा है। मृतक इब्राहिम के खिलाफ हत्या सहित कई मामले दर्ज है। आरोपी सोनू भी पहले बोरियापुरा में रहता था। इब्राहिम ने सोनू के भाई की हत्या की थी। वह बोरियापुरा छोड़कर यशोधरा नगर में रहने आ गया था। इब्राहिम के खूंखार होने से सोनू ने खुन्नस जाहिर करने की बजाय मित्रता कर ली थी, लेकिन उसने अपने मित्र रशीद को इब्राहिम से बदला लेने की बात की। सोनू, रशीद और शमी गैराज में साथ काम करते थे। उसने अपने मित्र अरबाज की मदद से इब्राहिम की हत्या की योजना बनाई। रशीद ने 4 अगस्त को पार्टी करने के बहाने इब्राहिम को यशोधरा नगर में बुलाया। उसे निजामुद्दीन नगर के निर्जन परिसर में ले गए। यहाँ शराब पार्टी करने में इब्राहिम को मौत के घाट उतार दिया गया, जिसका शव कन्हान नदी में फेंक दिया गया। नागपुर महानगर पालिका के तहत आने वाले महाराजबाग बस स्टॉप वाटर एटीएम का लोकार्पण मनपा परिवहन समिति के सभापति बंटी कुकड़े द्वारा किया गया। गौरतलब है कि शहर के महाराजबाग बस स्टॉप से बड़ी संख्या में बस यात्री अक्सर सफर करते हैं, जिसे देखते हुए नागपुर महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग और परिवहन समिति द्वारा इस वाटर एटीएम की शुरुआत की गई है, जिसका लोकार्पण रविवार को किया गया। इस दौरान जल प्रदाय समिति सभापति बंटी कुकड़े ने बताया कि बस स्टॉप पर पीने के पानी के निराकरण के लिए कदम उठाया गया है, जिसका किसी तरह का आर्थिक बोझ मनपा पर नहीं होगा, जबकि इस वाटर एटीएम देखरेख की पूरी जिम्मेदारी वाटर हेल्थ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को दी गई है, जहां यात्री काफी कम दरों में आरओ का पानी पी सकते हैं, जबकि सभी यात्रियों और बस चालक कंडक्टर ने इस वाटर एटीएम का लाभ लेना चाहिए, ऐसा आह्वान परिवहन सभापति बंटी कुकड़े ने दिया। ज़्यादा बसें आती है और ज़्यादा प्रवासी रहती है, उनको पीने की पानी की समस्या थी। महानगर पालिका के जल प्रदाय विभाग के माध्यम से हमने यह निवेदन किया था कि यहाँ के जितने भी पैसेंजर्स है, ड्राइवर है, कंडक्टर है, जो बस से रिलेटेड लोग हैं, उनको पानी पीने में जो तकलीफ होती है वो तकलीफ नहीं होनी चाहिए। ड्राई वाटर के माध्यम से यहाँ पर हमने एटीएम लगाया है। इसके जो है सचिन सर है वो भी यहाँ पर उपस्थित है। आज वो एटीएम का, वाटर एटीएम का हमने विधिवत उद्घाटन किया है, जहाँ 30 रुपये की पानी की बिस्लरी की बोतल मिलती है, वही शुद्ध पानी, वही आरओ का पानी 5 रुपये में 1 लीटर लोगों को मिलेगा। ये जनता के लिए, यहाँ के सभी लोगों के लिए हम परिवहन समिति ने ये वाटर एटीएम लोगों को समर्पित किया है। वेलाहरी पोद्दार स्कूल के पीछे शनिवार को एक हिरण शावक जख्मी हालत में भटकता दिखाई दिया। उसे एक जगह बैठे देखकर स्थानीय युवक राम शर्मा ने पकड़कर प्राथमिक उपचार किया। इसके साथ ही वन विभाग के सेमिनरी हिल स्थित ट्रांजिट ट्रीटमेंट सेंटर की टीम को सूचित किया। वन कर्मियों के घटनास्थल पहुंचने पर शावक को सौंप दिया। इसके बाद से शावक का ट्रांजिट सेंटर में उपचार चल रहा है, लेकिन रविवार की शाम को एक मादा हिरण वेलाहरी के उसी परिसर में भटकती दिखाई दी। स्थानीय लोगों के अनुसार मादा हिरण जिस स्थान पर जख्मी शावक बैठा था, उस आसपास ही वह भटकती जमीन को सूंघते हुए देखी गई। इसके चलते शनिवार को भटककर आए शावक के ही होने का अनुमान लगाया जा रहा है। स्थानीय लोगों ने वन विभाग घटनास्थल पर मादा शावक पहुंचने के दौरान ही शावक छोड़े जाने की मांग की है।
कोरोना काल में जिले के ग्रामीण स्वास्थ्य सेवा को मजबूत करने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को 10 स्वतंत्र एम्बुलेंस उपलब्ध कराई गई। पशु संवर्धन मंत्री सुनील केदार के हाथों संबोधित केंद्रों को सुपुर्द भी किया गया। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्ष रश्मि बर्वे, विशेष समिति सभापति तापेश्वर वैद, भारती पाटिल, उज्ज्वला बोडारे आदि उपस्थित थे। इस अवसर पर केदार ने कहा कि ग्रामीण भागों में स्वास्थ्य सेवा को सक्षम करने के लिए प्राथमिकता से कार्य किया जा रहा है। वर्तमान में जिला परिषद के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के लिए 56 एम्बुलेंस काम कर रहे हैं, जिसमें और 10 उपलब्ध कराए हैं। हिंगना, कलमेश्वर, पारशिवनी, रामटेक, सावनेर, मौदा, नागपुर पंचायत समिति सभापतियों को एम्बुलेंस सुपुर्द किए गए। उल्लेखनीय है कि कोरोना की तीसरी लहर के मद्देनजर प्रशासन द्वारा सभी स्तर पर तैयारियां की जा रही हैं। इन्हीं तैयारियों के मद्देनजर ग्रामीण भागों में सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। दूसरी लहर के दौरान ग्रामीण भागों के मरीजों को एम्बुलेंस के लिए दर दर भटकना पड़ा था। कई मरीजों की मौत समय पर अस्पताल नहीं पहुंचने की वजह से भी हो गई थी। एम्बुलेंस मिल जाने से मरीज को समय पर अस्पताल तक पहुंचाया जा सकता है। इससे कोरोना मरीजों की मृत्यु के आंकड़े को भी कम किया जा सकता है। सर्वप्रथम मी नागपूर जिल्हा परिषदेचे सगळे सन्मान्य पदाधिकारी, सगळे जिल्हा परिषद सन्मान्य सदस्य, त्यांना मदत करणारे पंचायत समितीचे सभापती, उपसभापती यांचं मनापासून त्या ठिकाणी आभार। कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर ग्रामीण भागाचे त्या ठिकाणी असलेलं त्यांच्या व्यवस्थेचं, त्यांचं आरोग्याचं काळजी घेण्यासाठी नागपूर जिल्हा परिषदेने अत्यंत महत्त्वाची भूमिका वठवली। सगळे प्रायमरी हेल्थ सेंटर आणि त्यांचे ANM सेंटर हे सुसज्ज केले। ॲम्ब्युलन्सची त्या ठिकाणी तुटवडा जात होता, आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे। वर्तमानपत्रामधून बरेचदा लिहून येत होतं, त्याचीसुद्धा पूर्तता मोठ्या प्रमाणात करते आहे। मग जवळजवळ नवीन ॲम्ब्युलन्स ह्या वर्षामध्ये कोरोनाच्या काळामध्ये जवळजवळ 35 नवीन ॲम्ब्युलन्स नागपूर जिल्हा परिषदेने आपल्या वेगवेगळ्या प्रायमरी हेल्थ सेंटरला मिळवून दिलेलं आहे। त्याबद्दल त्यांचं जेवढं कौतुक करावं तेवढं आज शब्द कमी पडतील एवढं सांगतो। आणि नागपूर जिल्हा परिषदची सगळे पदाधिकारी, सगळे सन्मान्य सदस्य ग्रामीण भागाच्या जनतेच्या, गोरगरीब जनतेच्या आरोग्याची विशेष काळजी घेते आहे, त्याबद्दल समाधान व्यक्त करतो। आणि असंच कृती त्या लोकांच्या प्रती शासकीय योजनेत ते नेहमी करत राहतील अशा प्रकारचा त्या ठिकाणी त्यांच्याप्रती विश्वाससुद्धा प्रकट करतो। जिल्हा परिषद CSR फंडामधून म्हणजेच खनिजमधून बाधित PSCंना जे बाधित क्षेत्र आहे तिथे आपण 11 ॲम्ब्युलन्सचा लोकार्पण सोहळा माननीय मंत्री महोदय केदार साहेबांच्या हस्ते पूर्ण केलेला आहे। यामध्ये आपल्या सर्वांना आणि माझ्या ग्रामीण भागातील जनतेला मला एकच सांगावंसं वाटते की जो करोनाचा काळ होता 2020 पासून आपण ज्या करोनाशी आपण झुंजत येत आहोत आणि त्यामध्ये आपल्याला जसं निदर्शनास आलं की गाड्यांची, ॲम्ब्युलन्सची किती भयंकर परिस्थिती होती आणि त्या गाड्यांमुळे जर कुठला ग्रामीण भागातला पेशंट जर आपल्याला नागपूरला आणायचं झालं तर ती गाडी, ॲम्ब्युलन्स धक्का मारत आपल्याला आणावं लागते। याच कारणास्तव त्या व्यक्तीचा, त्या पेशंटचा प्राणसुद्धा कितीतरी गमवावे लागलेले आहेत आणि अशा बऱ्याचशा ज्या काही साथीचे रोग आहे अशा ॲम्ब्युलन्सची अवस्था फारच ग्रामीण रुग्णालयांची फार गंभीर आहे। यामध्ये आपल्या माननीय मंत्री महोदयांच्या मार्गदर्शनाप्रित्यर्थ हा त्यांच्या माध्यमातून आपण चांगल्या पद्धतीने जिल्हा परिषदेच्या मार्फत CSR फंडामार्फत आपण लोकार्पण सोहळा चांगला करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे आणि नक्कीच आपल्या सर्वांना एक सांगावं असं वाटतं की येत्या भविष्यामध्ये सुद्धा असंच आपण लोकांपर्यंत जाण्याचा आणि प्रत्येक जिल्हा परिषदेच्या ज्या काही उपाययोजना आहेत, ज्या काही विकासाची कामं आहेत ते नक्कीच आपण करण्याचा प्रयत्न करू। धन्यवाद। तो वक्त हो चला है एक ब्रेक का। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। लव यू दीपिका। बाय। सब जानना चाहते हैं मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुँच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए जो देता है फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन एकेडमी, 1 degree, 3 job opportunities. Flywheel Aviation Academy gives you a degree or diploma with a job. Flywheel Aviation Academy, 365 Gandhinagar, LAD College Square, beside Karnataka
बैंक नागपुर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर ने पूरे देश में हाहाकार मचाया। दक्षिण पूर्व मध्य रेल नागपुर मंडल भी इससे अछूता नहीं रहा। फरवरी 2021 से शुरू हुई लहर में मंडल के करीब 1258 कर्मचारी अधिकारी भी जानलेवा संक्रमण की चपेट में आए और कुछ ने अपनी जान भी गंवा दी। बावजूद इसके मंडल रेल प्रबंधक मनिंदर उप्पल के नेतृत्व में मंडल ने वैक्सीनेशन अभियान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। 100% स्टाफ को वैक्सीन का पहला डोज लगाया जा चुका है। मंडल ने महाराष्ट्र में मोतीबाग, तुमसर, गोंदिया समेत पूरे मंडल में कोविड टीकाकरण केंद्र स्थापित करने के लिए अतिरिक्त प्रयास किए। वहीं मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा, नैनपुर, बालाघाट और छत्तीसगढ़ में डोंगरगढ़, राजनांदगांव में भी सेंटर लगाए गए। मंडल के तहत मई 2021 के अंत तक 11,427 कर्मचारियों और 2,138 परिवारों को टीकाकरण से दूसरी लहर पर तीव्र वार किया गया। कोरोना संक्रमित रेल कर्मचारियों के प्रबंधन के लिए संभाग द्वारा 41 अस्पतालों को इंडोर ट्रीटमेंट के लिए लगाया गया। वहीं अंतिम अल्प सूचना में 11 अतिरिक्त डॉक्टरों को नियुक्त किया गया। साथ ही मरीजों के लिए 24/7 हेल्पलाइन शुरू की गई। मंडल के जिन रेल कर्मियों ने कोरोना से अपनी जान गंवाई, उनकी अंतिम निपटान राशि उनके परिवार को सौंप दी गई। वहीं मृत्यु की तारीख से 1 महीने के भीतर जरूरतमंदों को अनुकंपा नियुक्ति की पेशकश की गई। तीसरी लहर से निपटने के लिए पूरी तैयारी की जा चुकी है। मरीजों को 41 पैनलबद्ध अस्पतालों में विशेष उपचार दिया जाएगा। साथ ही लोको पायलट प्रशिक्षण छात्रावास मोतीबाग में 30 बिस्तरों वाला CCC स्थापित किया गया। लंबे समय से अवैध तरीके से शराब बेच रहे अपराधी जेंटिल सरदार के घर पर शनिवार की रात क्राइम ब्रांच के यूनिट 3 की टीम ने छापा मारा। शराब बेच रही जेंटिल की पत्नी आरती परमजीत सिंह लोहिया को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, लेकिन जेंटिल घर पर नहीं मिला। उल्लेखनीय है कि जेंटिल लंबे समय से अपने घर से शराब का अवैध धंधा कर रहा है, लेकिन पांचपौली पुलिस उसके धंधे को अनदेखा कर रही थी। जेंटिल चर्चित अपराधी लिटिल सरदार का भाई है। उसके खिलाफ कई मामले दर्ज है। लिटिल पर भी कई गंभीर मामले दर्ज है। बॉबी माकान हत्याकांड में पुलिस ने लिटिल को गिरफ्तार किया था। बाद में मौका भी लगाया गया। शनिवार की रात क्राइम ब्रांच की टीम ने वैशाली नगर की हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में स्थित उसके घर पर छापा मारा। जांच करने पर विदेशी कंपनियों की 74 बोतल शराब मिली। फ्रिज में बियर की बोतलें स्टोर कर रखी थी। पुलिस ने घर के सामने खड़े वाहन की तलाशी ली तो उसमें 10 बोतल रखी हुई थी। पुलिस ने फ्रिज, गाड़ी और शराब सहित 65,500 रुपए का माल जब्त किया। जेंटिल ने अपने घर में CCTV कैमरे भी लगा रखे थे। पुलिस ने CCTV का DVR भी जब्त किया है। कच्चे तेल की कीमतों में जरा भी वृद्धि होने पर पेट्रोल डीजल के दाम तुरंत बढ़ा देने वाली ऑयल मार्केटिंग कंपनियां फ्रूट कीमतों में गिरावट के बाद शांत हो गई हैं। पिछले 22 दिनों से पेट्रोल डीजल के दाम स्थिर बने हुए हैं, जबकि इस दौरान क्रूड की कीमतों में अच्छी खासी गिरावट आई है। क्रूड की कीमतों में आई गिरावट के बाद उम्मीद की जा रही थी कि महंगाई की आग में झुलस रहे आम आदमी को कुछ राहत मिलेगी, पर ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। पिछले महीने में 17 जुलाई के बाद से डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। नागपुर शहर में इस समय पेट्रोल 107.98 रुपये जबकि डीजल 95.76 रुपये लीटर बिक रहा है। 9 जुलाई को वैश्विक कच्चे तेल की कीमत $77.14 प्रति बैरल थी, जिसमें लगातार गिरावट दर्ज की गई। फिलहाल अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रांड क्रूड $70.70 प्रति बैरल है। क्रूड की कीमत $77 से $70.70 प्रति बैरल पर आ गई है, यानी बैरल में लगभग $60 की गिरावट आई। लेकिन खुले बाजार में कीमतें कम नहीं की गई। इसे लेकर आम लोगों में नाराजगी है। पेट्रोल डीजल की बढ़ी कीमतों से महंगाई भी बढ़ गई है। रोज इस्तेमाल होने वाली सब्जियां, फल महंगे हो गए हैं। किराना, अनाज, तेल जैसी बाकी चीज़ों के भी दाम इसके कारण बढ़ गए। दूध, गैस महंगा होने से चाय, नाश्ते के भी दाम बढ़ गए। विक्रेताओं के अनुसार डीजल के दाम बढ़ने से ट्रांसपोर्ट महंगा हो गया। पहले ही कोरोना के बाद लगे लॉकडाउन ने कई लोगों का रोजगार छीन लिया। स्थिति अभी तक पूरी तरह संभल नहीं पाई और रही सही कसर बढ़ती महंगाई पूरी कर रही है। नागपुर जिले के ग्रामीण इलाकों में इन दिनों डेंगू का कहर बरप रहा है। जिले की हर तहसील के गांवों में डेंगू के मरीज मिलने से लोगों में दहशत का माहौल है। इसी क्रम में भिवापुर तहसील के चिखली गांव में एक माह के भीतर 30 से 40 डेंगू के मरीज पाए गए थे। इन मरीजों में से 30 से 35 मरीज रिकवर भी हो गए हैं, लेकिन अब भी अनेक मरीज हैं जिन्हें उपचार की जरूरत है। भिवापुर के चिखली गांव में डेंगू के मरीज पाए जाने की खबर मिलते ही वैद्यकीय अधिकारी डॉक्टर राउत ने अपनी टीम के साथ गांव का दौरा किया। डॉक्टर भावना जासूदकर ने लोगों के खून के नमूने लेकर जांच के लिए भेजने की जानकारी दी।
भिवापुर शहर में भी लगातार डेंगू के मरीज पाए जा रहे हैं। लोग डर की वजह से नागपुर और उमरेड जाकर अपना इलाज करवा रहे हैं। भिवापुर नगर पंचायत की ओर से फॉगिंग मशीन अभी तक नहीं घुमाई गई। आखिरकार नगर पंचायत के अधिकारी कुंभकर्णी नींद से कब जागेगी और जनता के स्वास्थ्य के प्रति कब गंभीर होगी, ऐसा प्रश्न स्थानीय जनता द्वारा किया जा रहा है। उमरेड विधानसभा क्षेत्र के विधायक पारवे ने इस गंभीर विषय पर ध्यान केंद्रित करने की मांग शहर की जनता द्वारा की जा रही है। भिवापुर शहर में खून जांच करवाने के लिए लैब तो है, परंतु इन लैब में रिपोर्ट के लिए समय लगने की बात कहकर शहर के निजी डॉक्टरों की ओर रेफर किया जा रहा है। डेंगू की पुष्टि होने के पहले ही मरीज को बताया जाता है कि उसे डेंगू हो गया है। यहाँ तक कि संदिग्ध मरीज भी नहीं बताया जाता। काटोल तहसील में सोयाबीन पर येलो मोजेक तथा स्टेम फ्लाई और कपास की फसल पर गुलाबी बोंड इल्ली के प्रकोप के बाद अब संतरा और मौसम्बी पर ब्राउन रेट और कोलोटोट्रिकम के प्रकोप को देखा जा रहा है। काटोल के किसानों को लगातार 3 वर्षों से अपने संतरा और मौसम्बी के बागानों को बचाने के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इस वर्ष भी वैसे ही समस्या निर्माण होने से किसानों को नुकसान होने की संभावना है। काटोल तहसील के कोंडाली, मेटपांजरा, येनवा तथा पारड़सिंगा जिला परिषद क्षेत्र में विगत वर्ष सोयाबीन की फसल पर स्टेम फ्लाई तथा येलो मोजेक के प्रकोप के चलते किसानों की सोयाबीन की 80% फसल सूख गई थी। यही हाल कपास का भी हुआ था। फिर भी कपास ने कपास उत्पादक किसानों को कुछ हद तक सहारा दिया, इसलिए इस वर्ष भी किसानों ने कपास की फसल पर जोर दिया। परंतु इस फसल पर भी इस वर्ष बोंड इल्ली का प्रकोप होने की जानकारी मिली है। संतरा और मौसम्बी के अंबिया बहार पर ब्राउन रैट के प्रकोप के चलते संतरा और मौसम्बी के फल पेड़ों से गलकर नीचे गिर रहे हैं। बचे हुए संतरा और मौसम्बी के फलों को जामुनी तथा काले दाग पड़ रहे हैं। अब संतरे के बगीचों को बचाने के लिए किसानों द्वारा मशक्कत की जा रही है। इस समस्या से किसान काफी परेशान है। इस विषय पर प्रादेशिक फल संशोधन केंद्र काटोल के विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद राउत ने बताया कि वनस्पति शास्त्रीय आंतरिक फल गलन, फंगस जन्य फल गलन, कोलोटोट्रिकम स्टेम एंड रैट तथा फाइटोथोरा ब्राउन रैट आदि के प्रकोप के चलते फल पेड़ों से गलकर नीचे गिरने लगते हैं। संतरा और मौसम्बी बागानों को इस बीमारी से बचाने के लिए समय समय किसानों को मार्गदर्शन और इसके उपाय योजना तथा दवा के छिड़काव के बारे में भी बताया जा रहा है। तो दोपहर के प्राइम टाइम न्यूज में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।